नमस्कार मित्रों। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। कथा वस्तु की दृष्टि से पुरस्कार कहानी का कथनांक ऐतिहासिक तथा काल्पनिक धरातल पर निर्मित है, पर ऐतिहासिक आधार स्पष्ट नहीं किया गया है। कहानीकार ने कौशल नरेश का नाम का उल्लेख भी नहीं किया है। मधुलिका कौशल राज्य के अन्यतम योद्धा सिंह मित्र की एकमात्र पुत्री है। कौशल के राष्ट्रीय नियम तथा परंपरा अनुसार इंद्र पूजन के उत्सव के समय कृषि महोत्सव के अवसर पर इसकी उपजाऊ भूमि ले ली जाती है। मधुलिका के खेत के बदले में राजा ने जो स्वर्ण मुद्राएं दी थी उसने अस्वीकार कर दिया। अपना जीवन यापन करने के लिए वो दूसरों के खेतों में दिन भर काम करती रही, रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे अपनी एक छोटी सी कुटिया बना लिया था। उसके तपस्वी जीवन के कारण और सिंह मित्र की कन्या होने के कारण सब लोग उसका बहुत आदर करते थे। वह एक आदर्श बालिका थी। इसी तरह धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। कुशीनगर में कौशल का उत्सव बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। राजा को एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता था। खूब धूमधाम से और आनंद से नगर के निवासी पहाड़ी भूमि में ये आनंद मनाते। यह प्रत्येक वर्ष किया जाता था। किसी की खेती के लिए खेत चुना जाता था, उसे ही राजा को बीज देने का सम्मान मिलता था और इस बार यह सम्मान मधुलिका को मिला था। उत्सव समाप्त होने पर महाराजा ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया, कुछ स्वर्ण मुद्राएं। परंतु मधुलिका ने थाली सर से लगा दी और उन स्वर्ण मुद्राओं को महाराज के ऊपर से निछावर करके बिखेर दिया। इस बात को देखकर महाराज को क्रोध आने लगा। तब मधुलिका ने कहा कि हे देव, यह मेरे पितामहों की भूमि है जिसका मूल्य मैं स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि इसे बेचने का अधिकार मुझे तो नहीं है। मधुलिका राजकीय अनुग्रह को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि वो मानती है कि यह भूमि उनके पूर्वजों की है, जिसे बेचने का अधिकार उसे नहीं है। कौशल के इस उत्सव को देखने के लिए मगध का राजकुमार अरुण भी आया हुआ था। मधुलिका के भोले सौंदर्य तथा सरल चितवन पर लट्टू होकर वह उसके सम्मुख अपने प्रेम का निवेदन करता है, जिसे वो ठुकरा देती है। इस घटना के 3 वर्ष के बाद मगध का विद्रोही तथा निर्वासित राजकुमार अरुण मधुलिका के पर्णकुटी में आश्रय लेता है। बेचारी भोली भाली मधुलिका अरुण के प्रेम में दीवानी हो जाती है तथा अरुण द्वारा कौशल के दुर्ग पर आक्रमण करने तथा अधिकार प्राप्त करने की योजना में सहयोग देने लगती है। पर अंत में मधुलिका के राष्ट्र प्रेम आत्मा विद्रोह कर देती है। राष्ट्र प्रेम तथा व्यक्तिक प्रेम के मध्य भयानक द्वंद्व छिड़ जाता है तथा राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत मधुलिका अपने प्रेमी अरुण को बंदी बनवा देती है। जब अरुण को प्राणदंड की सजा मिलती है और उसके पुरस्कार मांगने के लिए राजा उसे पूछता है, तो वह तत्काल मगध राजकुमार अरुण के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और पुरस्कार के रूप में अपने लिए भी प्राणदंड का उपहार मांगती है। इस कहानी में हम ये देखते हैं कि प्रेम और कर्तव्य क्या यह द्वंद्व ही मधुलिका के चरित्र का प्राण है। जिस प्रकार कहानी का आरंभ भव्य और उद्दीपक है, उसी प्रकार उसका अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण, कलापूर्ण, नाटकीय एवं उत्तेजक है। इसके आरंभ, उत्कर्ष और अंत तीनों में एक सूत्रता है। कहानी का अंत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल पर हुआ है। इस स्थल पर पहुंचकर कहानी अपनी संवेदनशीलता और प्रभावोत्पादकता का पूर्ण परिचय देती है। पुरस्कार कहानी शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक की दृष्टि से पुरस्कार कहानी का नामकरण ही कथा की मूल संवेदना को उभारने में पूरी तरह सक्षम है। यह शीर्षक घटना चक्र से संबंधित लघु, संक्षिप्त, आकर्षक, नवीन, मौलिक, भावोत्तेजक तथा कौतूहलवर्धक है। कहानी के प्रति पाठकों में उत्सुकता, आकर्षण,
आदि भावों को जागृत करने में यह शीर्षक पूर्ण रूप से सफल है। पुरस्कार शीर्षक ही कौतूहल तथा जिज्ञासा का आरंभ होता है, जो अंत तक बना रहता है। सच पूछा जाए तो पुरस्कार कहानी का शीर्षक भावना और कथ्य दोनों के अनुरूप है। इस पाठ के कुछ एक अंकीय प्रश्न देखते हैं। पुरस्कार कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद। कौन से नगर का उत्सव प्रसिद्ध था? कौशल। अरुण किस देश का राजकुमार था? मगध। पुरस्कार कहानी की मुख्य पात्र कौन है? मधुलिका। महाराज ने मधुलिका को किसका पुरस्कार दिया? खेत का पुरस्कार। राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार किसने कहा? वृद्ध मंत्री ने। राजकुमार को अपना परिचय देते हुए मधुलिका ने क्या कहा? कृषक बालिका। मधुलिका ने किस वृक्ष के नीचे अपना घर बनाया था? मधुक वृक्ष। मधुलिका जीवन यापन के लिए क्या करने लगी? दूसरों के खेतों में काम। मधुलिका किसकी पुत्री थी? सिंह मित्र। दुर्ग पर हमले की सूचना राजा को कौन देता है? मधुलिका। मधुलिका ने खुद के लिए कौन सा पुरस्कार मांगा था? प्राणदंड। कुछ व्याख्या भी देखते हैं। पहला है, मधुलिका ने राजा का प्रतिदान अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्णकुटी थी। सूखे डंठलों से उसका दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रम था। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता, वही उसके सांसों को बढ़ने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते थे। यह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतते लगे। संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां कथा नवीनतम में संकलित पुरस्कार नामक कहानी से उद्धृत है। इसकी रचनाएं प्रसिद्ध कहानीकार श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये बाकी व्याख्या में भी सेम लिखेंगे। प्रसंग है, प्रसाद जी की पुरस्कार कहानी की इन पंक्तियों में मधुलिका की वर्तमान स्थिति का चित्रण हुआ है। कौशल के राजनियम के आधार पर राजा की खेती हेतु मधुलिका का खेत चुना गया था और खेत के मूल्य के बदले में मिली स्वर्ण मुद्राएं मधुलिका ने महाराज पर निछावर करके बिखेर दिया था। व्याख्या है, मधुलिका के खेत के बदले में राजा ने जो स्वर्ण मुद्राएं दी थी, उसके साथ कृपा भावना दिखाई थी, उसे मधुलिका ने अस्वीकार कर दिया था। अपने जीवन यापन करने के लिए वो दूसरों के खेतों में काम करती और संध्या समय अपनी कुटी में जाकर रूखा सूखा खाकर पड़ी रहती। उसने अपनी एक छोटी सी कुटिया मधुक वृक्ष के नीचे बना लिया था, जिसको सूखे डंडलों से निर्माण किया था। यही उसका आश्रम, यही उसका घर था। अब वह कठोर श्रम कर रही थी, फिर भी उसे रूखा सूखा भोजन नहीं मिल पाता, जिससे कि किसी प्रकार वह जीवित थी। वह निश्चित रूप से दुर्बल हो गई थी, पर उसकी तपस्या से उसकी काया में आश्चर्यजनक कांति झलक रही थी। अंगों में तपस्या की कांति अधिक दिखाई दे रही थी। उसने तपस्वी और सादा जीवन के कारण, शिवमित्र की कन्या होने के कारण वह आदर की पात्र थी। आसपास के कृषक उसका बहुत आदर करते थे। वस्तुतः एक आदर्श बालिका थी। उसका सारा समय धीरे धीरे इसी प्रकार व्यतीत हो रहा था। विशेषता है, पहले मधुलिका के हृदय की राष्ट्रभक्ति पर प्रेम ने अधिकार कर लिया। इस समय प्रेम की भावना को राष्ट्रभक्ति ने पराजित कर लिया है। एक दूसरा व्याख्या भी है, आप इसको यहां से देख सकते हैं। इसी प्रकार ये तीसरे नंबर का व्याख्या भी है, आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। इस पाठ में ये चौथा और आखिरी व्याख्या है। उम्मीद करती हूँ कि इस व्याख्या से आपकी मदद हो जाएगी और इसमें से कोई भी आएगा लेसन में तो आप अच्छी प्रकार लिख पाएंगे। 5 मार्क्स के लिए टिप्पणी लेखन है मधुलिका के ऊपर। मधुलिका एक सरल हृदय मेहनती तरुणी है। तरुणी मीन्स युवती, जो अपने खेतों में काम करके अपने जीवन भरण के लिए अनाज उगाती है। अपनी इस स्थिति से संतुष्ट है। उसके मन में राजसी वैभव के प्रति कोई लगाव नहीं दिखाई देता। अपने कर्तव्य को वो भली भांति जानती है, इसलिए राज आज्ञा की वह अवहेलना नहीं करती, बल्कि राजा द्वारा ली गई उसकी भूमि के बदले में जो मूल्य दिए जा रहे थे वह भी स्वीकार करती है।
वैभव या पैसे के प्रति उसका मन में कोई लाभ नहीं है। यह जानते हुए भी कि मुद्रा और भूमि के बिना उसके लिए जीवन कितना कठिन हो जाएगा, कितने अभावों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने देश के प्रेम के प्रति उसकी भावना उसके लिए सर्वोपरि हो जाती है। यानी कि सबसे ऊपर, स्वार्थ से परे देश प्रेम। भोली भाली देश प्रेमी कृषक कन्या के रूप में मधुलिका की छवि हमारे सामने प्रकट होती है। दूसरी ओर अरुण जो कि एक सामंत है और सात प्रजय को फैलाने में की आकांक्षा को वह बहुत ही महत्वपूर्ण समझता है, जिसके लिए एक भोली भाली कृषक कन्या का उपयोग करने में भी उसे कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। प्रेम का प्रदर्शन करना, आश्वासन देना या विश्वास पैदा करना उसके संस्कार और स्वार्थ का अविभाज्य हिस्सा है। ऐसी स्थिति में अपने स्वार्थ के लिए मधुलिका का वह बड़ी चालाकी से उपयोग कर लेता है। इसके विपरीत मधुलिका एक मेहनतकश मजदूर कृषक कन्या है, जो स्वभावतः सामंत वर्ग का तिरस्कार करती है। सामंतवादी सोच और प्रवृत्तियों का की तो वह शिकार हुई थी, फिर भी वह अपने देश की भक्ति से चल रहती है और अडिग नहीं होती। इस तरह ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, ताकि इससे मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। बेल आइकन दबा लें, क्योंकि मेरी सबसे पहले वीडियो आपको पता चले।